नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शुगर क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश एजीटीए का जो मैंने प्रगति बैच लॉन्च कर रखा है एमसीक्यू सीरीज वाला। आज इसमें हम 16वां क्लास पढ़ने वाले हैं। रोज आपको 7 बजे यहाँ पर वीडियो मिलती है। 7 बजे मैं लेक्चर अपलोड कर देता हूँ। 7 बजे सुबह आप इस लेक्चर को देख सकते हो। अपना जो रिवीजन है, अपनी जो तैयारी है, वो किस लेवल पे आपकी चल रही है उसको आप यहाँ पर समझ सकते हो। क्वेश्चन बढ़िया-बढ़िया लेवल के होंगे। एजीटीए में जिस तरीके से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, उसी लेवल का मैं यहाँ पर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करता हूँ। आप लोगों को पढ़ना है, क्वेश्चन को एनालाइज़ करना है, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर खुद देने का प्रयास करना है। उसके बाद में आपको कायदे से एक्सप्लेनेशन सुनना है। अगर आप गलती कर रहे हो तो उस गलती को यहाँ पर सुधारना है, जिससे जब आप एग्ज़ाम में जाओ, तब एग्ज़ाम में इस तरीके की गलती आप लोग ना करो। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स के अंदर यहाँ पर आपको दिए गए जो सभी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा बायलिंगुअल पढ़ाया जाएगा, साथ में आपको बायलिंगुअल नोट्स भी इसकी दी जाएगी। ये जो आपको नोट्स मिलेगा ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगा। अगर आप इसको खरीदते हो अभी तो आपको इसकी जो वैलिडिटी मिलेगी वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आप इसको परचेज कर सकते हो। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपये का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हो। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है वो सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है इन द बोटेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द राइस प्लांट व्हिच टू पार्ट्स बिलोंग्स कंस्टिट्यूट द हल। जो धान होता है, धान की वानस्पतिक संरचना में कौन से दो भाग मिलकर हल बनाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो हल होता है यानी कि इस तरीके से चावल होता है और चावल के ऊपर एक कवर चढ़ा होता है। जब धान से चावल निकालते हैं तो इसी ऊपर वाले कवर को निकालते हैं। इस ऊपर वाले कवर को बोला जाता है हल। यहाँ पर पूछा जा रहा है ये जो हल होता है ये दो भागों से मिलकर बना होता है। उन दोनों भागों का नाम क्या होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है, काल्म एंड पेनिकल्स, स्पाइकलेट एंड ऑन, इसके अलावा क्या है, लेमा एंड पेलिया, स्टेमन एंड पिस्टिलेट। तो इसको जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो लेमा और पेलिया वाला पार्ट होता है, यही लेमा और पेलिया वाला पार्ट, यही दोनों पार्ट जो होते हैं, ये जब मिल जाते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, ये दोनों मिलकर हल बना लेते हैं। समझ गए। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर काल्म लिखा है और पेनिकल्स लिखा है। तो पेनिकल में बता देता हूँ कि जो राइस होता है, क्या, जो राइस होता है, राइस का जो इनफ्लोरोसेंस होता है, क्या होता है, राइस का इनफ्लोरोसेंस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं पेनिकल। समझ गए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है स्पाइकलेट। ये जो स्पाइकलेट होता है ये किसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये जो व्हीट होता है ना, गेहूं, गेहूं का इन्फ्लोरेसेंस को हम स्पाइकलेट बोलते हैं। गेहूं के ऊपर जो हेयर जो नुमा निकला होता है, हेयर नुमा संरचना, हेयर नुमा संरचना जो कि गेहूं के बाली में होता है, गेहूं के बाली में, गेहूं के बाली में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ओ। इसके अलावा स्टेमन और पिस्टिलेट है जिसको स्त्रिगेसर और पुंकेसर बोलते हैं। ये दोनों किसके भाग होते हैं, ये दोनों भाग होते हैं किसके, ये दोनों भाग होते हैं फूल के। इसके अलावा यहाँ पर एक शब्द लिखा है काल्म, तो इसको समझ लेते हैं। ये जो काल्म होता है आखिर ये काल्म होता क्या है, तो इसको आपको समझना है कि जो स्टेम के राइस के स्टेम का जो भाग होता है, यानी कि यहाँ पर आप ध्यान से समझना, स्टेम ऑफ राइस प्लांट, स्टेम ऑफ राइस प्लांट यानी कि जो धान का पौधे का जो मेन स्टेम होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको हम काल्म बोलते हैं। समझ गए यहाँ तक बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड क्रॉप डाटा व्हिच ऑफ द व्हाट इज द टोटल रिक्वायरमेंट फॉर शुगर कैन। कह रहा है कि उपलब्ध फसल डेटा के अनुसार गन्ने के लिए कुल जल आवश्यकता कितनी है। वाटर रिक्वायरमेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है। 700 से 1300 मिलीमीटर, 1500 से 2500 मिलीमीटर,
1200 से 2200 मिलीमीटर या फिर 900 से 1200 मिलीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है। किसके? यहाँ पर शुगर केन की वाटर रिक्वायरमेंट आपसे पूछी जा रही है। तो शुगर केन की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी होती है? वो होती है 1500 से 2500 मिलीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है। समझ गए? इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है 700 से 1300। तो ये 700 से 1300 मिलीमीटर पानी किसको जरूरत पड़ती है? जो कॉटन होता है ना, कपास, कपास को 700 से 1300 मिलीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है। फिर यहाँ पर लिखा है 1200 से 2200। ये 1200 से जो 2200 पानी की जरूरत पड़ती है, ये किसको पड़ती है? आपको याद रखना है कि जो बनाना होता है ना, बनाना को 1200 से लेके 2200 मिलीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा 900 से 1200 मिलीमीटर जो है, इसको अगर आप याद करो तो ये किसका होता है? जो सिट्रस क्रॉप होती है, सिट्रस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट 900 से 1200 मिलीमीटर के आसपास तक होती है। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीजन ऑफ राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन के सीजन से रिलेटेड यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। हमको इसमें से क्या करना है? हमको इसमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बोले तो जो गलत स्टेटमेंट है, उसको यहाँ पर खोज के अलग करना है। सबसे पहले समझते हैं औस है। औस राइस, अमन राइस और बोरो राइस। ये औस, अमन और बोरो आपको 3 राइस देखने को मिलते हैं जब हम राइस की खेती करने उनके मौसम के हिसाब से जब इसको हम क्लासिफाई करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि औस राइस इज ग्रोन इन अप्रैल मई एंड हार्वेस्टेड इन अगस्त सितंबर। अप्रैल मई में इसकी बुआई करी जाती है, सोइंग करी जाती है, और इसके अलावा अगस्त सितंबर में इसकी हार्वेस्टिंग करी जाती है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, 4 से 5 महीने में हमारी फसल तैयार हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देख रहे हैं, क्या कह रहा है कि जो बोरो राइस होता है, इसकी जो बुआई करते हैं वो जून और जुलाई में करते हैं और हार्वेस्टिंग इसकी अक्टूबर महीने में करी जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, क्योंकि इसकी जो सोइंग करते हैं ये जून और जुलाई में नहीं करते हैं। इसकी जो सोइंग करी जाती है वो जनवरी और फरवरी के महीने में करी जाती है। कब करते हैं? जनवरी और फरवरी के महीने में इसकी हम क्या करते हैं? बुआई करते हैं। और हार्वेस्टिंग इसकी कब करते हैं? इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं अप्रैल और मई के महीने में। जो बोरो राइस होता है, इसकी सोइंग जनवरी फरवरी में और हार्वेस्टिंग इसकी अप्रैल मई के महीने में करी जाती है। इसके अलावा अमन राइस जो होता है, अमन राइस को क्या कहते हैं? अमन राइस को हम खरीफ या फिर अगहनी राइस के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई समस्या है ही नहीं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, और सॉरी, पहला और तीसरा सही है और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। एक चीज आपको और बता देता हूँ कि जो अमन राइस होता है, क्या, जो अमन राइस होता है, अमन राइस की जब अगर हम सोइंग की बात करते हैं तो अमन राइस की जो सोइंग होती है, इसकी अमन राइस की सोइंग कब करी जाती है? अमन राइस की जो सोइंग होती है ये जून जुलाई में करी जाती है। और इसके अलावा इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है, इसकी जो हार्वेस्टिंग करी जाती है अमन राइस की, वो कब करी जाती है? इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो उसके हिसाब से अक्टूबर जो महीना होता है, अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग करी जाती है। यहाँ पर बोरो की जगह पर अगर अमन लिखा होता तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता। हमको गलत खोजना था, हमने खोज लिया। जो दूसरा है ये गलत हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्या है? यहाँ पर मैच करने को दिया गया है, क्रॉप दिए गए हैं और इनके क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन दिया गया है। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्रिटिकल स्टेज दिया गया है और यहाँ पर क्रॉप्स दिए गए हैं। एक एक करके इसको मैच कराएंगे। जैसे टेसलिंग एंड सिल्किंग आर द एंड अर्ली ग्रेन फॉर्मेशन। तो टेसलिंग और सिल्किंग स्टेज किसके अंदर होती है? ये होती है मक्का के अंदर, तो हमने यहाँ पर लगा दिया। CRI स्टेज किसमें होती है? CRI स्टेज गेहूं के अंदर पाई जाती है। तो CRI स्टेज शूटिंग और इसके अलावा हेडिंग भी स्टेज होता है, ये गेहूं के अंदर क्रिटिकल स्टेज होता है। इसके अलावा फ्लावरिंग और बॉल फॉर्मेशन, फ्लावरिंग और बॉल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इसको आपको याद रखना है कि जो फ्लावरिंग और बॉल फॉर्मेशन होता है ये कॉटन के लिए जरूरी होता है, क्योंकि जो बॉल बनता है ये कॉटन के अंदर ही बनता है। फ्लावरिंग और पेग पेनिट्रेशन, पेग पेनिट्रेशन आपको ग्राउंड नट के अंदर देखने को मिलता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा कठिन नहीं था। जैसे पेग पेनिट्रेशन अगर आपको पता हो तो कि ग्राउंड नट के अंदर होता है, बॉल का डेवलपमेंट कपास के अंदर होता है, CRI गेहूं के अंदर होता है, मेज टेसल के अंदर, टेसलिंग और सिल्किंग मेज के अंदर होता है। इस तरीके से आप इसको प्रॉपर तरीके से मैच कर सकते थे।
एक इस पे जा रहा है, ए जा रहा है सेकंड पर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, हमको इसको क्या करना है, इसको पढ़ना है, समझना है और अपना राइट आंसर देना है। सबसे पहले देख लेते हैं असर्शन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो जपोनिका वैरायटी की राइस होती है ये हाईली ससेप्टेबल होती है क्रॉप लॉगिंग के प्रति। ये बिल्कुल गलत है, यानी कि फसल गिरने के प्रति ये ससेप्टेबल नहीं होती है, इसके अंदर तो लॉगिंग होती नहीं है। तो हम यहाँ ससेप्टेबल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे टॉलरेंट होती है। कैसी होती है ये टॉलरेंट होती है, ससेप्टेबल नहीं होती है। तो असर्शन जो हो गया ये तो हो गया गलत। रीजन पढ़ लेते हैं। जपोनिका राइस जो होता है प्राइमरली कल्टीवेटेड होती है सब ट्रॉपिकल रीजन में, लाइक जापान में। ये बिल्कुल सही है, जापान जो है वो सब ट्रॉपिकल कंडीशन में आता है, और जापान जपोनिका बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है। बिल्कुल सही बात है, रीजन बिल्कुल सही है। असर्शन गलत हो गया लेकिन रीजन जो है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। Which of the following pair regarding the nursery area required for transplanting 1 hectare of rice is incorrectly matched? अगर हम डेपोग मेथड से नर्सरी ग्रो करते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर 100 मीटर स्क्वायर एरिया में हम डेपोग मेथड से नर्सरी तैयार कर लेते हैं तो 1 हेक्टेयर हम ट्रांसप्लांटिंग कर ले जाएंगे, ये चीज़ कही जा रही है। लेकिन ये चीज़ जो है वो गलत कही जा रही है, क्योंकि 100 स्क्वायर मीटर नहीं होता है। अगर डेपोग मेथड से हमको लगाना है तो मात्र और मात्र 40 मीटर स्क्वायर एरिया इनफ होता है। इतने में ही हम 1 हेक्टेयर ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए नर्सरी तैयार कर लेते हैं। इसके अलावा बी दिख रहा है, बी क्या लिख रहा है, राइस का ड्राई बेड अगर है, धान का सूखी क्यारी है तो 1000 मीटर स्क्वायर एरिया बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके अलावा राइस बेड का अगर वेट वाला मेथड है तो 1200 से 1500 मीटर स्क्वायर एरिया भी, ये भी बिल्कुल सही है। SRI मेथड में 100 मीटर स्क्वायर एरिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमको यहाँ पर क्या खोजना था, इनकरेक्ट खोजना था, हमने खोज लिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। अगला देखते हैं, 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Which of the following dwarf rice variety developed under rice India's rice interventional intervarietal जस्ट सेकंड, फिर से इसको पढ़ते हैं, क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। असल में रात को बज रहे हैं 2, तब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा हेलुसिनेशन हो रहा है। Which of the following which was the first dwarf variety which was the first dwarf rice variety developed under India's rice intervarietal breeding program that out yielded IR8 and come to known as miracle rice of India? ठीक, ध्यान से समझना क्या कह रहा है कि भारत में धान के अंतर किस्मीय प्रजनन कार्यक्रम के तहत विकसित पहली बौनी धान की किस्म कौन सी थी जिसे IR8 को पीछे छोड़ दिया था और भारत में चमत्कारी धान के रूप में इसको माना जाता था। ध्यान से समझना कि जो IR8 था इसको भारत में डेवलप नहीं किया गया था, इसको भारत में इंट्रोड्यूस कराया गया था। लेकिन भारत के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से ये ग्रो तो होता था लेकिन बहुत बढ़िया नहीं होता था। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में भारत के अंदर इंटर वेराइटियल ब्रीडिंग प्रोग्राम डेवलप किया गया। 2 वेराइटीज का आपस में क्रॉस करके धान की हाइब्रिड वेराइटी बनाने का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और उसके बाद एक वैरायटी डेवलप करी गई जिसको मिरेकल राइस इन इंडिया बोला जाता है। तो वो राइस की वैरायटी कौन सी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें जो हमारा जया वैरायटी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो जया वैरायटी है इसी को हम बोलते हैं मिरेकल राइस ऑफ इंडिया। इसका जो यील्ड हुआ करता था वो IR8 से ज्यादा इसका यील्ड हुआ करता था। इसके अलावा हम बात करते हैं जो जया वैरायटी थी, ये जया वैरायटी किसी के द्वारा डेवलप करी गई थी। तो ये जो जया वैरायटी थी, एक वैरायटी थी उस समय TN1 और इसके अलावा एक वैरायटी थी T141। क्या थी, T141। एक TN1 थी और एक T141 थी। इन दोनों का क्रॉस करके इस जया वैरायटी को बनाया गया था। इसके अलावा बात कर लेते हैं IR8 लिखा गया है। तो IR8 क्या है, IR8 जो वैरायटी है इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था, इसको डेवलप किया गया था हेनरी M बिसेल के द्वारा। किसके द्वारा डेवलप किया गया था, हेनरी M बिसेल के द्वारा डेवलप किया गया था। और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था
वहां पर इसको डेवलप किया गया था। ये किसके क्रॉस से डेवलप किया गया था, तो इसका क्रॉस याद कर लेना कि इसको जो डेवलप किया गया था एक डीजीवू जीन था। क्या था? डीजीवू जीन नाम का एक वैरायटी हुआ करती थी। इसका क्रॉस किया गया था एक पेटा नाम की वैरायटी से, और इन दोनों का क्रॉस करके IR8 वैरायटी डेवलप करी गई थी। और इसको इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इसको याद रखना, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, आई इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इसको इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1966 में। समझ गए? इसके अलावा बात करते हैं TN1 को। इसी TN1 की मदद से, जिसको जया को डेवलप किया गया था, इसकी मम्मी हुआ करती थी, जया की मम्मी थी TN1। तो TN1 के बारे में अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी थी। क्या थी? TN1 जो थी ये फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी थी। कैसी थी? ये फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी हुआ करती थी। समझ गए? और इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ से इंट्रोड्यूस किया गया था? इसको इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट से ही इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था, और 1964 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। समझ गए? इसके अलावा एक वैरायटी है साबरमती। तो साबरमती वैरायटी के बारे में अगर हम बात करें तो साबरमती जो वैरायटी है, इस वैरायटी की खास बात क्या है? ये प्रोटीन रिच राइस की वैरायटी है। क्या है ये? ये प्रोटीन रिच राइस वैरायटी है। प्रोटीन रिच राइस वैरायटी आपको ये देखने को मिलती है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है द डिस्टिंक्ट एरोमा प्रेजेंट इन स्पेसिफिक हाई क्वालिटी राइस वैरायटी इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हिच केमिकल कंपाउंड। विशिष्ट उच्च गुणवत्ता वाले धान की किस्मों में मौजूद विशिष्ट सुगंध मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक की उपस्थिति की वजह से आता है। यानी कि जो महकने वाला धान होता है, सुगंधित धान के अंदर जो महक आती है वो किसकी वजह से आती है? तो आपको याद रखना है कि जो डाई एसिटिल 1 प्रोपेलाइन होता है, इसी की वजह से धान के अंदर सुगंध आती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो बासमती राइस होता है उसके अंदर जो महक आती है, जो सुगंध आती है, इसी की वजह से होता है। इसके अलावा यहाँ पर लिख रहा है ओराइजिन। ओराइजिन क्या होता है? ओराइजिन की अगर हम बारे में बात करें तो ओराइजिन प्रोटीन कंटेंट होता है। क्या होता है? ये ओराइजिन जो होता है ये प्रोटीन होता है। और ये किसकी प्रोटीन होता है? ये राइस के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन होता है। इसके अलावा मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन, जिसको हम CH4 के नाम से जानते हैं, ये एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस होती है। क्या होती है ये एक तरीके की ग्रीन हाउस गैस होती है, जो कि कहाँ से निकलती है? ये जो ग्रीन हाउस गैस होती है, ये ग्रीन हाउस गैस कहाँ से निकलती है? ये जो वाटर लॉग्ड फील्ड होती है, जो वाटर लॉग्ड फील्ड ऑफ राइस, यहाँ से ये मीथेन गैस निकलती है। इसके अलावा बात करते हैं एजोस्पाइरिलम की। तो एजोस्पाइरिलम जो क्या होता है? एजोस्पाइरिलम एक तरीके से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। क्या होता है ये? एक तरीके से नाइट्रोजन फिक्सिंग एक बैक्टीरिया होता है। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट असर्शन है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि राइस इज कंसीडर्ड अ क्रॉप विथ द लोवेस्ट वाटर यूज इफिशियंसी एंड हाईएस्ट टोटल वाटर कंजम्पशन। ये जो बात कही जा रही है राइस के संबंध में, ये बात 100% सत्य है, क्योंकि वाटर यूज इफिशियंसी जो राइस की होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। और कम क्यों होती है? क्योंकि ये बहुत ढेर सारा पानी कंज्यूम करने के बाद फिर अपना प्रोडक्शन करता है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 5000 लीटर ऑफ वाटर लेता है, 5000 लीटर ऑफ वाटर ये कंज्यूम करता है। इसके बाद 1 किलोग्राम, कितना? 1 किलोग्राम, मात्र 1 किलोग्राम यील्ड हमको देता है। 1 किलोग्राम ऑफ यील्ड आपको 5000 लीटर कंज्यूम करने के बाद ये देता है। समझ गए?
इसके अलावा तो ये बात असर्शन वाली बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कह रहा है द हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉस इन ए फ्लडेड राइस फील्ड अकर्स ड्यू टू डिनाइट्रिफिकेशन। ये बात जो कही जा रही है ये भी बात सही है। हाईएस्ट जो नाइट्रोजन का लॉस होता है वो जब फ्लडेड कंडीशन होती है, यानी जो धान की खेती कर रहे हैं और धान की खेती करते समय अगर खेत में जल भराव की स्थिति है तो उस समय पर डीनाइट्रिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा जो लॉस होता है नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा लॉस होता है डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा, उसके बाद होता है लीचिंग के द्वारा, और उसके बाद होता है वोलेटिलाइजेशन के द्वारा। तो जो डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा लॉस होता है ये हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर नाइट्रोजन लॉस होता है। और ये कब होता है? जब जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है हमारे धान के खेत में। समझ गए? तो ये भी बात जो कही जा रही है ये बात बिल्कुल सही कही जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो असर्शन जो कह रहा है यहाँ पर वाटर यूज इफिशियंसी की बात हो रही है, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर डीनाइट्रिफिकेशन की बात हो रही है। दोनों का आपस में कोई संबंध है नहीं, तो दोनों का आपस में कोई संबंध रहेगा नहीं, तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हमको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट खोजना है। क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाइट्रोजन मैनेजमेंट इन राइस कल्टीवेशन। राइस कल्टीवेशन में हमको नाइट्रोजन मैनेजमेंट से संबंधित 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमको इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को खोजना है। सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं, कह रहा है कि इन ट्रांसप्लांटेड एंड पडल्ड राइस, अगर हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं या फिर पडलिंग करके फिर हम राइस को लगाते हैं तो नाइट्रोजन जो होता है वो ऑप्टिमली अप्लाइड इन 3 स्प्लिट डोजेस। बिल्कुल जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल सही बात कही जा रही है। इसमें हमको 3 बार नाइट्रोजन डालना चाहिए। कैसे कैसे डालना चाहिए? जितना नाइट्रोजन हमको डालना है आधा भाग तो हमको बेसल डोज के रूप में डालना चाहिए। इसके बाद 1/4 भाग जो है वो 1/4 भाग कब डालना चाहिए? ये जब टिलरिंग होने लगती है। कब होने लगती है? टिलरिंग। जस्ट अ सेकेंड, इसको सही से लिख देता हूँ। 1/2 भाग जो होता है नाइट्रोजन का, ये जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन का आधा भाग कब डाल देते हैं? नाइट्रोजन का आधा भाग तो हम डाल देते हैं बेसल डोज के रूप में। किसके फॉर्म में? बेसल डोज के फॉर्म में। इसके बाद नाइट्रोजन का 1/4 भाग जो है उसको कब डालते हैं? उसको हम डालते हैं टिलरिंग में। इसके बाद फिर क्या करेंगे? 1/4 भाग जो नाइट्रोजन का और बचा हुआ है उसको हम कब डाल देंगे? उसको हम डाल देते हैं पेनिकल इनिशिएशन। कब? पेनिकल इनिशिएशन जो स्टेज होती है उस समय पर इसको डालते हैं। तो ये 3 स्प्लिटेड डोजेज में इसको डाला जाता है। बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगला क्या है? जब हम डायरेक्ट राइस की कल्टीवेशन करते हैं, जब हम बिना नर्सरी के डायरेक्ट जैसे गेहूं की बुआई करते हैं उस तरीके से जब हम खेती करते हैं धान की, तो इसमें कह रहा है कि 50% जो नाइट्रोजन होता है उसको बेसल डोज के रूप में एट द टाइम ऑफ सोइंग डाल दिया जाता है। ये बात जो कही जा रही है वो गलत कही जा रही है। क्यों कही जा रही है? क्योंकि इसको हम डालते हैं जब इसको, तो इसको 2 स्प्लिटेड डोजेज में डालते हैं। पहला कब डालते हैं? इसमें बेसल डोज के फॉर्म में नहीं डाला जाता है। यहाँ पर जो डायरेक्ट सीडेड वाला राइस है इसमें जो नाइट्रोजन डाला जाता है वो 1/2 नाइट्रोजन तो कब डाल देते हैं? 1/2 नाइट्रोजन बुआई के बाद जब इसमें टिलरिंग स्टार्ट हो जाती है तो टिलरिंग स्टेज में डाल देते हैं। और इसके बाद 1/2 भाग इसका जो और बच रहा है उस 1/2 भाग को कब डालते हैं? जब इसका पेनिकल इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। पेनिकल इनिशिएशन वाला जब स्टेज स्टार्ट होता है तब इसके अंदर डाल दिया जाता है। समझ गए? तो ये भी बात जो कही जा रही है ये बात हो जाएगी गलत, क्योंकि यहाँ पर बेसल डोज में तो हम नाइट्रोजन देते ही नहीं हैं। अगला क्या है? अगला है हमारा तीसरा स्टेटमेंट। क्या कह रहा है कि अमोनिकल फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड इन द रिड्यूस्ड सॉइल जोन टू मिनिमाइज नाइट्रोजन लॉस। नाइट्रोजन लॉस को मिनिमाइज करने के लिए अमोनिकल फर्टिलाइजर जो है वो धान के खेत में रिड्यूस्ड जोन में देना चाहिए, कभी भी ऑक्सीडाइज जोन में नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब हम ऑक्सीडाइज जोन में देते हैं तो डीनाइट्रिफिकेशन ज्यादा होता है। ये बात बिल्कुल सही कही जा रही है। हमको इसमें करेक्ट खोजना था। पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, बोले तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है क्रॉप और यहाँ पर दिया गया है वाटर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम किसकी? सोयाबीन की। तो सोयाबीन जो होती है दलहनी फसल होती है और इसकी वाटर रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा कम होती है। 450 से लेकर 700 मिलीमीटर इसको
वाटर रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो केला होता है, केला को काफी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, लगभग 1200 से 2200 मिलीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है। सिट्रस के बारे में मैंने आपको बताया ही था, सिट्रस को 900 से लेकर 1200 मिलीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है। और कपास जो होता है, कपास को 700 से लेकर 1300 मिलीमीटर पानी की जरूरत पड़ती है। समझ गए यहां तक बात? तो ए किस पे जाएगा? ए चला जा रहा है फोर्थ पर, ए फोर्थ पे जा रहा है ऑप्शन नंबर डी में, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है, एमंग द वेरियस सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड राइस वेराइटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइज एज द म्यूटेंट वेराइटी। कह रहा है कि इनमें से कौन सी म्यूटेंट वेराइटी है राइस की, किसकी वेराइटी? राइस की म्यूटेंट वेराइटी यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। तो जो इसमें पूसा बासमती 1 है, ये भी नहीं है। इसके अलावा जो जगन्नाथ जो है, ये जगन्नाथ जो हमारी वेराइटी है, जगन्नाथ म्यूटेंट वेराइटी है, ये बिल्कुल सही है। और इसके अलावा एक वेराइटी और भी है जिसको प्रभावती के नाम से जाना जाता है। क्या होता है ये? प्रभावती जो वेराइटी है, यह भी आपको देखने को मिलती है और ये भी एक म्यूटेंट वेराइटी आपके धान की होती है। समझ गए? इसके अलावा यहाँ पर पूसा बासमती 1 लिखा है, तो पूसा बासमती 1 जो वेराइटी है, ये कैसी है? ये कन्वर्जन जो ब्रीडिंग मेथड होता है उससे डेवलप करी गई ये पहली वेराइटी होती है। इसको आपको याद रख लेना है कि ये किससे डेवलप किया गया है। ये डेवलप किया गया है कन्वर्जन ब्रीडिंग मेथड से इसको डेवलप किया गया था। समझ गए? इसके अलावा बात करते हैं साबरमती। तो जो साबरमती होती है, आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये कैसी है, ये प्रोटीन रिच वेराइटी है। किसकी? ये धान की ही वेराइटी है, लेकिन ये प्रोटीन रिच वेराइटी है। इसके अलावा बात करते हैं फाल्गुना वेराइटी जो है, ये आयरन की टॉक्सिसिटी के प्रति टॉलरेंट होती है। इसको आपको याद रखना है कि ये कैसी होती है। इसके अंदर टॉलरेंस टू आयरन टॉक्सिसिटी, टॉलरेंट टू आयरन टॉक्सिसिटी के प्रति इसके अंदर टॉलरेंस पाया जाता है। समझ गए? तो फाल्गुना वेराइटी से रिलेटेड ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रॉप एंड इट्स क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इज करेक्टली मैच। यहाँ पर क्या दिया गया है? फसल और इसके सिंचाई के लिए उपयुक्त क्रांतिक अवस्थाएं दी गई हैं। हमको क्या बताना है, इसमें से कौन सा जोड़ा जो है वो सही ढंग से सुमेलित है। हमको यहाँ पर करेक्टली मैच खोजना है, एक एक करके खोजते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सनफ्लावर को। जो सनफ्लावर है, कह रहा है कि इसमें फ्लावर बड इनिशिएशन जो स्टेज होता है, इसके अलावा हेड इनिशिएशन, फ्लावरिंग और मिल्किंग जो स्टेज होती है, इस स्टेज में हम सिंचाई करते हैं। ये क्रिटिकल स्टेज होती है सनफ्लावर की। बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। दूसरा देखते हैं पोटैटो के अंदर टिसलिंग और सिल्किंग कभी नहीं होती है। ये तो मेज के अंदर पाया जाता है। मेज के अंदर जो टिसलिंग और सिल्किंग स्टेज होती है, ये क्रिटिकल स्टेज होती है। पेनिकल इनिशिएशन और फ्लावरिंग, पेनिकल इनिशिएशन सोरगम में होता ही नहीं, क्योंकि सोरगम में पेनिकल होता ही नहीं है। तो सोरगम में क्या होता है? सोरगम के अंदर आपको याद रखना है कि सोरगम के अंदर जो होता है वो कौन कौन सा स्टेज होता है? पेनिकल इनिशिएशन और फ्लावरिंग वाला जो स्टेज होता है, ये राइस के अंदर क्रिटिकल स्टेज होता है। फिर सोरगम का बात आती है कि सोरगम के लिए कौन कौन सा है। तो बेटा इसको याद रखना कि जो सोरगम होता है, सोरगम के लिए आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रख लेना है कि इसमें जो सोरगम होता है, जस्ट अ सेकंड, इसमें बूटिंग स्टेज होती है। सोरगम के अंदर बूटिंग स्टेज। इसके अलावा एक और होता है फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग के अलावा एक होता है मिल्की स्टेज। मिल्की स्टेज के अलावा याद कर लेना, जब ये सूखने लगता है, कौन सा स्टेज? इसको हम ड्रॉट स्टेज बोलते हैं। कौन सा स्टेज? ड्रॉट स्टेज जो होता है। ये इतने स्टेज इसके जो होते हैं, ये क्रिटिकल स्टेज होते हैं। शुगर केन में पेग पेनिट्रेशन, तो ये किसके अंदर होता है? ये तो मूंगफली के अंदर होता है। तो ये बात तो गलत हो गई। शुगर केन के अंदर कौन सा होता है? शुगर केन के अंदर आपको याद रखना है कि शुगर केन में जो सबसे बढ़िया स्टेज होती है, एक तो होती है इसकी फॉर्मेटिव स्टेज, यानी कि जब कल्ले निकलते हैं तो इसको हम फॉर्मेटिव स्टेज बोलते हैं। एक तो होता है फॉर्मेटिव स्टेज
और एक बेटा याद कर लेना कि फॉर्मेटिव स्टेज के अलावा क्या होता है, जस्ट ए सेकेंड, फॉर्मेटिव स्टेज के अलावा ये याद कर लेना जो टिलरिंग होती है, टिलरिंग, ये फॉर्मेटिव स्टेज और टिलरिंग स्टेज जो होती है ये दोनों गेहूं की गन्ने की क्रांतिक अवस्था होती है। एक बार मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ। सनफ्लावर की जो क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन होती है वो फ्लावर बर्ड इनिशिएशन होता है, हेड इनिशिएशन, फ्लावरिंग और मिल्किंग स्टेज होती है। इसके अलावा मेज के बारे में बात करें तो टेसलिंग और सिल्किंग स्टेज होती है। इसके अलावा अगर आपको याद करना हो तो याद कर लेना कि जो पोटैटो होता है, पोटैटो के लिए कौन कौन सी क्रिटिकल स्टेज होती है उसको भी मैं लिखवा दे रहा हूँ। एक तो ट्यूबर इनिशिएशन होता है, क्या होता है पोटैटो के अंदर जो ट्यूबर इनिशिएशन वाला स्टेज होता है, जब ट्यूबर बनने लगता है, ट्यूबर इनिशिएशन, और इसके अलावा ट्यूबर मैच्योरिटी, ट्यूबर इनिशिएशन और ट्यूबर मैच्योरिटी जो होता है वो पोटैटो के लिए होता है। मेज के लिए टेसलिंग और सिल्किंग होता है। सोरघम के लिए क्या क्या होता है, सोरघम के लिए एक तो होता है बूटिंग स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज, मिल्किंग और ड्रॉट स्टेज। इसके अलावा बात करते हैं पेनिकल इनिशिएशन और फ्लावरिंग, ये राइस के लिए होता है। शुगर केन के लिए फॉर्मेटिव स्टेज और टिलरिंग स्टेज होता है। पेग पेनिट्रेशन में मूंगफली के लिए क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन होते हैं। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसको एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है कि अमोनियम सल्फेट इज वाइडली कंसीडर्ड द बेस्ट फर्टिलाइजर फॉर टॉप ड्रेसिंग इन राइस। बिल्कुल सही बात है। अगर हमको टॉप ड्रेसिंग करनी है तो हमको अमोनिकल फर्टिलाइजर देना चाहिए, ये एकदम कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दूसरा क्या है, राइस प्लांट प्रेफर टू अपटेक नाइट्रोजन न्यूट्रिशन स्ट्रिक्टली टू द ऑक्सीडाइज जोन। बिल्कुल गलत बात है, ये ऑक्सीडाइज जोन में नहीं, ये रिड्यूस्ड जोन में लेते हैं, और ये कभी भी ये नाइट्रेट के फॉर्म में नहीं लेते हैं, ये अमोनिकल फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं ये अमोनिकल फॉर्म में लेते हैं, बोले तो NH4 प्लस फॉर्म में लेते हैं, अमोनिकल फॉर्म में। और ये ऑक्सीडाइज्ड नहीं लेते हैं, ऑक्सीडाइज्ड नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, ये क्या लेते हैं, ये नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म में लेते हैं। इसको आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से कि ये किस फॉर्म में लेते हैं, ये अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमोनिकल फॉर्म में कौन कौन लेता है, एक तो आपको राइस याद करना है, राइस के अलावा आपको याद करना है जो पोटैटो होता है, पोटैटो भी अमोनिकल फॉर्म में लेता है। और कोई एक और होता है, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि जो अमोनिकल फॉर्म होता है वो अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को कौन कौन से पौधे लेते हैं। पोटैटो है, राइस है, और एक दो पौधे और हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय, आप उसको कमेंट बॉक्स में एक बार बताना। तो इसमें असर्शन तो सही हो जाएगा लेकिन रीजन हो जाएगा गलत, तो रीजन जो हो जाएगा गलत तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइमिंग ऑफ राइस प्लांटिंग। राइस की ट्रांसप्लांटिंग से रिलेटेड यहाँ पर टाइमिंग दी गई है, हमको इसमें गलत खोजना है, एक एक करके खोजते हैं। सबसे पहले क्या देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, यानी कि जो SRI मेथड से जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, सीडलिंग उगाते हैं, तो इसमें जो ट्रांसप्लांटिंग करी जाती है ये बुआई के 10 से 12 दिन के बाद करी जाती है। बिल्कुल सही है। जब सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड से हम जब नर्सरी ग्रो करते हैं तो 10 से 12 दिन के अंदर ही हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। इसके बाद जब डेपोग मेथड के बारे में बात करें तो जो डेपोग मेथड होता है इसमें जो सीडलिंग होती है वो मैच्योर हो जाती है और ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाती है 21 से 25 दिन में। ये बात जो कही जा रही है वो गलत है, 21 से 25 दिन नहीं होता है, अभी तो आपको याद रखना है कि 11 से 14 दिन तक होता है। डेपोग मेथड में 11 से 14 दिन में हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। इसके अलावा बात करते हैं जब खरीफ सीजन में हम ग्रो करते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए कब तैयार हो जाता है, 3 से 4 लीफ स्टेज में तैयार हो जाता है। और ये 3 से 4 लीफ स्टेज कब आता है, ये आता है 21 से 25 डे आफ्टर सोइंग में आता है। समझ गए? तो ये क्या हो गया, दूसरा हो गया गलत, पहला तो सही था, तीसरा भी सही था, हमको इनकरेक्ट खोजना था, दूसरा गलत था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ द डॉर्फिंग जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग द प्लांट हाइट इन मॉडर्न हाई यील्डिंग राइस वेराइटी। जो राइस की हाई यील्डिंग जो वेराइटी है
उसकी जो डॉर्फनेस है, उसकी डॉर्फनेस के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, ये आपसे पूछा जा रहा है। नॉरेंटेन, ओपेक 2, टिफ्थ 23A, इसके अलावा डीजीवू जीन। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो डीजीवू जीन है ये धान को बोन अप करने के काम में आता है। इसका जो डीजीवू जीन है ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता है ऐसे जीन के रूप में जो कि धान के अंदर डॉर्फनेस लाने का काम करता है। इसके अलावा याद कर लेना, नॉरेंटेन जो है ये डॉर्फिंग जीन किसका होता है, ये डॉर्फिंग जीन होता है व्हीट का। इसके अलावा यहाँ पर ओपेक 2 लिखा है, ओपेक 2 किसका होता है, ये डॉर्फिंग जीन होता है मेज का। इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा है, टिफ्ट 23A लिखा है, तो ये किसका होता है, ये एक मेल स्टेराइल लाइन है। क्या है ये मेल स्टेराइल लाइन है। ये मेल स्टेराइल लाइन किसका है, ये मेल स्टेराइल लाइन है ये पर्ल मिलेट का। किसका है ये पर्ल मिलेट की मेल स्टेराइल लाइन होती। समझ गए यहाँ तक बात। तो हमारा 16 में जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल कंडीशन पीएच कंडीशन इज कंसीडर्ड एग्रोनॉमिकली बेस्ट फॉर द सक्सेसफुल कल्टीवेशन ऑफ राइस। यानी कि राइस की कल्टीवेशन के लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए और उसका सॉइल पीएच कितना होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है कि क्ले लोम सॉइल और स्लाइटली एसिडिक। ये बात जो कही जा रही है ये बात 100% सही है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया क्योंकि क्ले लोम सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़िया होती है और क्योंकि जो धान की फसल होती है वो बहुत ज़्यादा पानी मांगती है, इसीलिए क्ले लोम सॉइल सही है और स्लाइटली एसिडिक सॉइल इसको चाहिए। सैंडी लोम सॉइल में उग ही नहीं सकता, क्ले सॉइल में उग सकता है लेकिन एल्कलाइन कंडीशन में नहीं हो सकता। सिल्ट लोम सॉइल है, सिल्ट लोम सॉइल जो है न्यूट्रल कंडीशन, तो सिल्ट लोम सॉइल में भी नहीं ग्रो हो सकता, पानी की इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा 17 में ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या है। ये मैच करने वाला है, यहाँ पर वैरायटी स्पीसीज दी गई है और यहाँ पर आइडेंटिफाइंग ट्रेट्स दिए गए हैं, हमको इसको प्रॉपर तरीके से मैच करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ग्रोन स्ट्रिक्टली एज कल्टीवेटेड क्रॉप इन अफ्रीका। अफ्रीका में कौन सी क्रॉप ग्रो करी जाती है, इसको आपको याद रखना है कि अफ्रीका में जो ग्रो करी जाती है वो है ओराइजा ग्लेबेरिमा। ओराइजा ग्लेबेरिमा जो धान की स्पीसीज है ये आपको अफ्रीका में ग्रो होते हुए दिख जाएगी। इसके अलावा फर्स्ट हाई यील्डिंग वेराइटी जो है, हाई यील्डिंग डॉर्फ वेराइटी इन्वॉल्व थ्रू कन्वर्जन ब्रीडिंग। ये जो कन्वर्जन ब्रीडिंग की मदद से पहली बार धान की वैरायटी बनाई गई थी, इसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। इसमें कौन सा होगा, पूसा बासमती 1 जो है ये कन्वर्जन ब्रीडिंग के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा नोन फॉर हाई टॉलरेंस टू आयरन टॉक्सिसिटी की वजह से जो आयरन की टॉक्सिसिटी से बचने के लिए आयरन टॉक्सिसिटी जो होता है उसके प्रति टॉलरेंट जो होता है वो कौन सा होता है, फाल्गुना वैरायटी होती है। साबरमती के बारे में बात करें तो स्पेशली ब्रेड प्रोटीन रिच वैरायटी होती है ये साबरमती। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ए किस पे जा रहा है, ए जा रहा है 4th पर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है इन लो लैंड है यानी कि फ्लडेड राइस की कंडीशन है, पानी प्रॉपर तरीके से भरा रहेगा। इस कंडीशन में हाईली रिकमेंडेड टू अप्लाई नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर स्ट्रिक्टली टू रिड्यूस्ड जोन। बिल्कुल सही है। फ्लडेड कंडीशन है, अगर जल भराव की स्थिति है तो नाइट्रोजन हमको रिड्यूस्ड जोन में ही देना चाहिए, कभी भी ऑक्सीडाइज जोन में नहीं देना चाहिए। बाकी रिड्यूस्ड जोन क्या होता है, ऑक्सीडाइज जोन क्या होता है, मैंने अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में प्रॉपर तरीके से सबको पढ़ाया है, समझाया है, तो आप लोग वहां से पढ़ के देख के समझ सकते हो। तो ये जो बात कही जा रही है असर्शन और रीजन बेस वाले क्वेश्चन में, असर्शन तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा रीजन पढ़ते हैं। रीजन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्लेसिंग अमोनिकल फर्टिलाइजर इन द रिड्यूस्ड जोन प्रोटेक्ट द नाइट्रोजन फ्रॉम अंडरगोइंग द सीवियर डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है। जब हम अमोनिकल फर्टिलाइजर को रिड्यूस्ड जोन में देते हैं तो इससे नाइट्रोजन का लॉस नहीं होता है, डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा जो लॉस होना रहता है वो नहीं हो पाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो पहले स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को हमें रिड्यूस्ड जोन में देना चाहिए, और क्यों देना चाहिए उसका यहाँ पर कारण भी दे रहा है। तो सीधा सीधा बात है कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और जो रीजन है ये असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बच्चे कह रहे थे कि सर जी असर्शन और रीजन बेस वाले क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आते हैं, जब दोनों सही हो जाते हैं तो समझ में नहीं आता है कि
करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बेटा ध्यान से समझो, जब आप पहले असर्शन को पढ़ोगे और रीजन को पढ़ोगे और बीच में बिकॉज लगा के या फिर क्योंकि लगा के अगर आप पढ़ोगे और एक सही मीनिंग निकल के आ रही है तो सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। हम इसको पढ़ते हैं, जैसे ध्यान से समझना। बाढ़ वाले धान की खेती में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों को सख्ती से रिड्यूस्ड जोन में डालने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है, क्योंकि अमोनिकल उर्वरकों को रिड्यूस्ड जोन में रखने से नाइट्रोजन को गंभीर विनाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरने से बचाया जा सकता है। तो हम क्योंकि लगा के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट निकल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है 20वां क्वेश्चन क्या है। Which of the following pair regarding the chemical and biological parameter of rice is incorrectly matched? धान के रासायनिक जैविक मापदंडों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से सुमेलित है। बोले तो इसमें से कौन सा मिसमैच है, ये आपको बताना है, गलत है। जैसे हार्वेस्टिंग इंडेक्स ऑफ राइस की बात करते हैं तो 0.4 होता है, बिल्कुल सही है। जब हम क्या करते हैं, धान से हार्वेस्टिंग इंडेक्स निकालते हैं, यानी कि 60% हमको क्या मिल जाएगा, पुआल और बायोलॉजिकल यील्ड मिल जाएगी, 40% हमको इकोनॉमिक यील्ड मिल जाएगी। यही हार्वेस्टिंग इंडेक्स बताता है, बिल्कुल सही है। मिलिंग परसेंटेज राइस का कितना होता है, 50 से 55 होता है। वैसे 50 से 55 नहीं होता है, ये 66% के आसपास होता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको अभी सही और गलत दोनों मान के चलते हैं। देखते हैं कोई और मिलेगा कि नहीं। अगर कोई और बिल्कुल कंफर्म सही गलत मिल जाएगा तो उसको लगा देंगे, नहीं तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर धान के अंदर 24 होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा टोटल कार्बोहाइड्रेट जो कंटेंट पाया जाता है ये 50% पाया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने भी हमारी सीरियल क्रॉप्स होती हैं इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कम से कम 70% तो पाया ही जाएगा। एन केन प्रकारेण 70% के आसपास तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता ही होता है, 50% तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इस वजह से ये बात जो हो गई वो 100% गलत हो गई। तो अगर ये गलत हो गई तो ये अवश्य बात है कि सही हो जाएगा। तो इनको पूरा पढ़ के समझ में आया, अदरवाइज अगर हम केवल ऑप्शन नंबर बी तक ही पढ़ते तो मामला खराब हो जाता। और मैंने इस तरीके से बताया है कि कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको नीचे तक पूरा पढ़ना पड़ता है, नहीं तो गलत हो जाएगा। बहुत बच्चे इसमें ये 50 से 55 देख के गलत करके चले जाएंगे, उन्होंने 60 पढ़े हैं, 60-70 पढ़े हैं, वो गलत करके ही जाएंगे इसको। तो आपको गलत नहीं करना है, नीचे पढ़ोगे तो कुछ कन्फर्म सा गलत दिख जाएगा। तो बिल्कुल कन्फर्म गलत यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात। तो हमारे 20 के 20 जो क्वेश्चन थे ये खत्म हुए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर तरीके से बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आप पूरा एग्रीकल्चर अच्छे से तैयार करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792 मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स खरीद के आप मात्र 1000 रुपये में परचेज करके आप अपनी पढ़ाई को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हो। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।